हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का जो 3000 एमसीक्यूज का रिवीजन एक्सप्रेस चल रहा था, उसका आज ये नवा पार्ट है। और इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आरआरबी ने 2018 में अपने हर एक शिफ्ट में पूछा था। तो इसका एक बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपको इसका लेवल पता चलेगा, साथ ही साथ इसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि इनसे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी आने वाले एग्जाम है अब जिनमें साइंस आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अब तक तो हम लोग 25 ही क्वेश्चन कर रहे थे हर एक वीडियो में, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चंस को बढ़ाया है जिससे कि आपका ये जल्दी पूरा हो सके। तो 50 क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, जितना कम से कम हो सके उतने कम टाइम में इसको करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चल रहा है, लेकिन जो पीडीएफ इसका अवेलेबल है वो अभी फिलहाल में हिंदी में है। जैसे ही मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ इंग्लिश में, तो मैं आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं। तो अब तक हम लोग टोटल 225 क्वेश्चन कर लिए थे, 226वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो इंक्रीजेज विथ। तो रेडियो के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी लाउडनेस अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? क्या हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे या वेवलेंथ को बढ़ाएंगे या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे या पिच को इंक्रीज करेंगे? तो हम सिंपली एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे लाउडनेस को बढ़ाने के लिए, राइट? सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली करना क्या है कि ये आपका जो साउंड वेव है ना, ये आपका है साउंड वेव, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये आपका एम्पलीट्यूड है, यानी ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर इसको हम बढ़ा दे रहे हैं टाइम को बिना कुछ छेड़छाड़ किए, तो जो लाउडनेस है रेडियो का, जो उसकी आवाज़ है उसकी लाउडनेस वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और वहीं पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे उतने ही टाइम पीरियड के लिए, तो फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, जो पिच होगा ना ये बढ़ जाएगा। और अगर पिच बढ़ गया तो जो आपकी आवाज़ होगी वो पतली हो जाएगी, ठीक है। आवाज़ पतली हो जाती है, औरतों में खासकर आपने देखा होगा कि उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है, यानी कि उनके जो आवाज़ है उनका पिच ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और वहीं पर फ्रीक्वेंसी कम करने से पिच घट जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है, ठीक है। आप किसी रिकॉर्डर वगैरह में भी ये सब करके देखे होंगे, पिच आप बढ़ाते हो तो आवाज़ पतली हो जाती है। जैसे अभी मैं देखिए पिच को बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरी अब आप आवाज सुन पा रहे होगे कि पतली हो गई है। अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कम कर रहा हूँ और उससे पिच कम हो गया, अब मेरी जो आवाज है वो मोटी हो गई होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 kg इज मूविंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप इट। अब एक ऑब्जेक्ट है, 30 kg उसका मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है विद एन इनिशियल स्पीड, यानी इनिशियल स्पीड u हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि एक रिटार्डिंग फोर्स 60 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको रोकने के लिए एक रिटार्डिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 60 न्यूटन। अब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को रोकने में, क्योंकि ये इधर मूव कर रही है, हम इसके अपोजिट एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको रोकने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमको क्या क्या गिवन है और क्या चाहिए, टाइम चाहिए और इनिशियल स्पीड गिवन है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो रुकेगी ये, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, फाइनल जो वेलोसिटी है। तो v हमको पता है, u पता है, तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, हम सिंपली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज करके टाइम निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको v तो पता है कि जीरो हो जाना है तभी रुकेगा ऑब्जेक्ट, u भी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन a नहीं पता है, यहाँ पर टाइम तो निकालना ही है। a कैसे पता करें, a हमको दिया गया यहाँ पर f इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन है, तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू a। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा, और अगर ये माइनस का सिंबल होगा तो फोर्स 60 न्यूटन है, माइनस m हमारा 30 kg है, a हमको पता करना था, तो a हमारा पता चल गया 30 दूनी के 60, यानी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 आप यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन माइनस रखना है आपको, ये ध्यान देना है। अब आप देखोगे इस t को फाइंड करोगे तो ये सिंपली आ जा रहा है 10 सेकेंड। वैसे भी टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता था, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता। तो 10 सेकेंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमको 10 सेकेंड लगेगा इस ऑब्जेक्ट को रोकने में, जो फोर्स हम 60 न्यूटन का लगा रहे हैं तब, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें कौन सा एक केवल नॉन मेटल है जो कि ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है? तो हाइड्रोजन सिंपली होगा। हालांकि हाइड्रोजन का जगह कोई फिक्स नहीं है, चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो चाहे पहले का हो, फिर भी यहाँ पे जैसा ऑप्शन फ्रेम किया गया है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इज नॉट एन एक्टिनॉइड। इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है? एक्टिनॉइड कहने का मतलब एक्टिनॉइड सीरीज का हिस्सा इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? अब देखिए मैंने बताया था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लैंथेनम और एक्टिनियम से के बाद से जो स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स उनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट। ये देखिए जो लैंथेनम है इसका एटॉमिक नंबर मैंने याद करने के लिए बोला था कि लैंथेनम का कम से कम याद रखिए, एक्टिनियम का याद रखिए 57 और एक्टिनियम का 89। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिए केवल सिंपली, उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो यूरेनियम है इसका याद करिएगा, ये 92 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनमें से देखिए थोरियम, ठीक है, यहाँ पर आप पूरा देख लीजिए, थोरियम है ये आपका इसमें है एक्टिनॉइड में, फिर प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेप्ट्यूनियम है, प्लूटोनियम है, एमेरिशियम है, क्यूरियम है, ब्रैंकेलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टेनियम है और फर्मियम और मेंडलीवियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन टर्बियम नहीं प्रेजेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, जो कि एक्टिनॉइड सीरीज का हिस्सा नहीं है। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लीजिए कि ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड सीरीज है, अगर पूछे कि ये किस ग्रुप के एलिमेंट है तो आपको बताना है ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ से लैंथेनम और एक्टिनियम शुरू होते हैं। तो लैंथेनम और एक्टिनॉइड सीरीज जो शुरू होता है वो यहाँ, ये यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। ये लैंथेनम सीरीज के एलिमेंट से एक्टिनियम, लेकिन जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होता है ये आपका डी ब्लॉक में आता है। ये जो डी ब्लॉक आप देख रहे हो ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है लैंथेनम और एक्टिनियम। इसके बाद के जितने एलिमेंट है, ये 14 एलिमेंट होते हैं दोनों में, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ब्लॉक भी आप याद रखिएगा। अगर पूछे लैंथेनम और एक्टिनियम ये किस में आते हैं तो ये डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज के जितने एलिमेंट है, ये 14 एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। और पीरियड पूछे तो छठे पीरियड में आता है लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट और सातवें पीरियड में आता है आपका एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से आप भी देख सकते हो छठे और सातवें पीरियड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये डी ब्लॉक में आते हैं लैंथेनम और एक्टिनियम, इसके बाद वाले एफ ब्लॉक में आते हैं। क्यों आते हैं ये मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है इसमें भी आप देख सकते हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ना कि एफ ब्लॉक के। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वर्क डन बाई 20 किलोवाट इंजन इन 10 सेकेंड। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, बिना पेन पेपर उठाए भी आप कर सकते थे। वर्क जो होता है वही हमारा एनर्जी होता है और ये हमारा होता है पावर इनटू टाइम। पावर को टाइम के साथ देखते हैं तो एनर्जी होता है। चूंकि जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो किलो जूल में है, तो किलो को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 20 इंटू सिंपली यहाँ पे 10 हो जाएगा, 200 जूल, किलो जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट, बिना पेन पेपर का सोल्यूशन था ये। अगला है if the atomic number of an element is 20 then its chemical properties will be similar to which of the following element। so 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ये होता है कैल्शियम का, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम होता है ये इससे मिलता जुलता प्रॉपर्टी किसका हो सकता है? तो ऑब्वियसली वही होगा जो जिसके ग्रुप में ये लाई कर रहे हो कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में हम देखते हैं जितने एलिमेंट लाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लगभग। तो यहाँ पर ऐसे आपने कुछ याद किया रहा होगा, बे मग का सरबारा, ठीक है, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसी ग्रुप में आ रहा है एटॉमिक नंबर 4 के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच कर जाएगी, इस वजह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ खास नहीं था इसमें, यही हमारा सही है। आगे है कि डैश कंटेन रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विथ थिन सेल वॉल। तो किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? देखिए पतली कोशिका अगर आए तो आप याद रखिएगा पी से पेरेन्काइमा होता है और पी से ही पतला होता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, वहीं पे स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया था इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, इनमें लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, लिग्निन की वजह से इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो मोटी होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और कोलेनकाइमा की जो दीवारें होती हैं, सेल वॉल होती हैं, इनमें एक्चुअली पेक्टिन पाया जाता है और इनके सेल वॉल इन दोनों के बीच में होती है, जैसे ये पतली है और लचीली भी है। पेरेन्काइमा पतली और लचीली होती है और स्क्लेरेन्काइमा मोटी होती है, थोड़ा हार्ड होती है, जबकि पेक्टिन जो कोलेनकाइमा में पाया जाता है इसकी वजह से यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में होता है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, ठीक है। सो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है पेरेन्काइमा, इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। डैश हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, जो बोर्ड ने पूछा था आपसे वो गलत ऑप्शन फ्रेम किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन जो आपका हिबिस्कस, मैंने कुछ उभयलिंगी और एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल दे रखे हैं। होता क्या है यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर्स जिनके फूल में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं एक लिंगी फूल यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि जिनके फूल में मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे गुलाब, लिली, ट्यूलिप, सरसों, टमाटर, हिबिस्कस, देसी बीन, बैगन, गुलमोहर, सूरजमुखी। तो अब देखिए बाइसेक्सुअल में आपका हिबिस्कस भी है, गुलमोहर भी है, मस्टर्ड भी है, पपाया जो है ये आपका क्या है, पपीता जो है ये आपका एक लिंगी है। तो ये हमारा नहीं है, ठीक है, बाइसेक्सुअल। और इसी को बोर्ड ने करेक्ट आंसर दिया था। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर इसको चैलेंज किया गया हो उस टाइम पे, बट ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया था, इसका सी आंसर दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। इसका आंसर ए, बी और डी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सही करिएगा, ए, बी, डी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो लेंथ इसको अफेक्ट करेगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ाओगे, यानी इसको और मोटा करोगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस यानी कि एल्यूमिनियम है कि कॉपर है कि गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है ये, क्योंकि उस हिसाब से उसकी रजिस्टिविटी चेंज होती है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे नहीं करता है। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और दे सकता था यहाँ पर, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो फिर घटने भी लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर ये कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री नहीं है, जैसे ही आप इसको कंडक्ट किए, इसमें इलेक्ट्रॉन करंट आप भेजना चाह रहे हो, सप्लाई करना चाह रहे हो, वोल्टेज दिए आप इसको, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर कोलिजन शुरू हो जाएगा और ये फ्री होना शुरू होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दिए तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, मतलब कोलिजन लगेंगे करने और भीड़ भाड़ बढ़ा देंगे, ठीक है। पहले तो कम भीड़ भाड़ था, लेकिन इनका कोलिजन हो के इतनी ट्रैफिक बढ़ा देते हैं कि फिर करंट को पास करना मुश्किल हो जाता है। और करंट अगर पास नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि कुछ रुकावट आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस इसका बढ़ रहा है। इस वजह से कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक जाने के बाद फिर ये और रास्ता दे देता है करंट को पास होने के लिए, फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से आप हमेशा आंसर दोगे कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, राइट। आगे है कि इन एनिमल सेल्स डैश एपिथेलियम फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द किडनी टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू इट। तो किडनी में, यानी एनिमल सेल में पूछ रहा है, किडनी में कौन सा एपिथेलियम बनता है इनर लेयर ऑफ किडनी के इनर लेयर पर, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बनता है क्यूबॉइडल, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्यूबॉइडल, ये आपका जो ऐसा शेप दिख रहा है, ये आपके किडनी के इनर लेयर पर बनता है, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे स्क्वाइमस होता है एक आपका एपिथेलियम, और एक आपका होता है कॉलमनर एपिथेलियम, ये आपका कॉलमनर है, कॉलम की तरह। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, कॉलमनर जो है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे आपका हो गया, ठीक है। ऐसे ऑर्गन जो भी आप खाना पीना खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, और स्क्वाइमस जो इस टाइप के होते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, चाहे वो आपका कैपिलरी हो, आर्टरी हो या फिर वेन हो, जो सिराएं हैं, धमनियां हैं, उनके वॉल पर ये एपिथेलियम होते हैं, स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्क्वाइमस ब्लड वेसल्स पे होते हैं, कॉलमनर स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्यूबॉइडल किसका होता है, तो किडनी के इनर लेयर पे ये बनते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। अब मोमेंटम तो एटलीस्ट आपको पता होगा क्या होता है, mv, p इज इक्वल्स टू mv। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने भी नहीं आ रहा है तो बना सकते हो। रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये रेट हो जाता है इसका। तो अब सोचिए, ये अगर हम डिफ्रेंशिएट इसको कर रहे हैं तो डी बाई डी टी किसको कर रहे हैं, mv को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब m मास जो हमारा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट होता ही है, बदलता तो है नहीं, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहती है, तो यही हमारा केवल डिफ्रेंशिएट होगा। और आपको पता होगा कि डी वी बाई डी टी क्या होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू इसकी जगह पर a हो जाएगा। और m में क्या होता है, यही तो हमारा होता है फोर्स, यानी कि ये हमारा हो गया फोर्स। तो डी पी बाई डी टी हमारा क्या हो गया, डी पी बाई डी टी फोर्स, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये बन गया, राइट। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल कॉज टू स्टॉप इट। अब देखिए एक बॉल है, एक सरफेस है, इस पर आप इसको फोर्स देकर के मूव करा दिए, ये लुढ़कता हुआ जा रहा है, अब रुकेगा कैसे, तो इसको आपने फोर्स दे दिया, ये मोशन में है, ये रुकना भी तो चाहिए, तो रुकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है इसका,
जो इसके सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है, बॉल और ये जो नीचे सरफेस है, इन दोनों के सरफेसेस से जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वही इस बॉल को क्या करता है, रोकता है। फ्रिक्शन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ खास इसमें नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी शारीरिक संबंध से बनने वाला रोग नहीं है? गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जबकि जो कैंडिडाइसिस जो है, कैंडिडाइसिस कहते हैं, ये हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। और जो वार्ड्स जिसको मस्से कहते हैं, ये भी हमारा शारीरिक संबंध बनाने से होने वाला रोग है। ये एक्चुअली फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यहाँ पर मैंने कुछ लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ वायरल होते हैं और कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। जैसे वायरल में कौन कौन होते हैं? एक तो आपका हो गया HIV एड्स, एक आपका हो गया वार्ड्स जिसको आप मस्से बोल रहे हो, और एक आपका हेपेटाइटिस बी, आपका आपने नाम सुना होगा, जेनाइटल हर्पिस। ये आपके वायरल डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। और बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं? जो गोनोरिया आपका है, जो सिफिलिस आपका था, और क्लेमाइडियासिस, ये भी आपका बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये दोनों में अंतर है, ये आपका कैंडिडाइसिस है जो फंगल डिजीज है, और ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। आगे है आपका ट्रिकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला। ये एकमात्र ऐसा जो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोजोआ से जरूर होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडिडाइसिस। ये सेक्सुअली नहीं बल्कि फंगल डिजीज है। आगे है कि व्हाट विल बी द एनर्जी कंटेन्ड इन स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 50 kg एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। एनर्जी हमको पूछा गया है और हमको क्या क्या दिया है, मास दिया है केजी में 50, कोई दिक्कत नहीं है, जी हमको पता है 10, और हाइट हमको मीटर में गिवन है 50 दाम 500 छक्कर 3000 जूल। एनर्जी आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। इको इज हियर्ड ड्यू टू, अब इको जो आप सुनते हो प्रतिध्वनि, ये किसके कारण सुनाई देता है? तो ऑब्वियसली जब साउंड आप आवाज करते हो तो टकरा करके वापस आती है, वहीं आपको सुनाई देती है, इसको आप इको कहते हो। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि डैश एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं? तो ये आपका होता है ट्रिप्सिन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप ध्यान रखिएगा। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम होते हैं, जिनमें से ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। लाइपेज क्या करेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। और जो लाइपेज होगा ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, फैट को लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज, प्रोटीन को ट्रिप्सिन, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन हमारा करेक्ट आंसर है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv² होता है, तो ये प्रोपोर्शनल है v² के, तो डबल आप कर रहे हो स्पीड को, तो 2v² यानी ऐसे होगा, 2 नया वाला जो v है वो बाहर निकलेगा, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स सिंपली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, तो ये एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके साथ, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होते हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की जरूरत होती है, तो 2 इससे लेगा, ये 2 इससे लेगा, दोनों मिल करके शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर नाइट्रोजन का पूछा होता आपसे, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल, ऑक्सीजन डबल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विद एटॉमिक नंबर 58 इज। अब लेंथेनॉइड सीरीज में देखिए आपका 57 के बाद से शुरू होता है, जो लेंथेनम के बाद से, तो 58 एटॉमिक नंबर वाले का पूछ रहा है क्या नाम है, तो इसका नाम है सीरियम, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सीरियम। इसको ऐसे हम लोग याद करते थे, अब तो चाहे आप जैसे याद कर लीजिए, जैसे यहाँ पर है केमिकल इंजीनियर पूरी नींद में प्राइम मिनिस्टर के संग यूरोप गाड़ी में गए, तभी डायरिया हो गया, इंजीनियर तुम यहाँ भी लुटे, ऐसे करके याद कर सकते थे, या अभी भी याद कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी बना करके इसको याद कर लो, लेकिन एक बार इसको पढ़ो जरूर, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर में कुछ भी पूछा गया है
कुछ भी का मतलब कि इनमें से भी उठा करके पूछ दिया गया कि कौन इन सीरीज का हिस्सा है कौन नहीं है। फिलहाल में लेंथेनम का तो आप याद ही रखो कि ये 57 होता है, इसके बाद आपका सीरियम आता है जो 58 होता है। अगला है कि व्हेन फिनोल्फथेलिन इज एडेड टू विनेगर द सॉल्यूशन बिकम्स। तो यहाँ पर देखिए फिनोल्फथेलिन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और ये क्या करता है, अगर आप इसको एसिड के सॉल्यूशन में डाल देते हो और बेस के सॉल्यूशन में डाल देते हो तो बेस के साथ ये पिंक कलर देता है, ठीक है, पिंक कलर देता है, ये ध्यान दीजिएगा। और एसिड के साथ ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कोई कलर नहीं, रंगहीन। सो ये आपका विनेगर है। विनेगर में कौन सा विनेगर सॉल्यूशन किसका होता है, ये एसिडिक एसिड इसमें होता है, ठीक है, एसिडिक एसिड होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, इस वजह से इसमें कोई भी कलर नहीं होगा फिनोल्फथेलिन को ऐड करने पर। सो कलरलेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है कि व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश गैस इज रिलीज्ड। तो जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और वहीं पर बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला और सोडियम कार्बोनेट। अब ये अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, ये हमसे पूछा था। तो NaCl + H2O + कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज करता है। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज करता है, राइट। आगे है कि अधातु यानी यहाँ पे नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है, नॉन मेटल्स। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि ऑर्बिटल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल ब्रोमीन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। और एकमात्र मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है वो आपका Hg पारा होता है एटॉमिक नंबर 80 के साथ। तो ब्रोमीन आपको याद रहेगा। आगे है कि सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो सिंपली केरोसिन में स्टोर किया जाता है। आपको पता है बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, इवन हवा के भी संपर्क में आया तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये जल उठेगा, इसलिए केरोसिन में डुबो करके रखते हैं सोडियम को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। सो एक मेटेलिक वायर है, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रही है I, और इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उनके बीच का एक रिलेशनशिप कौन सा लॉ दर्शाता है। तो ये आपका होता है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बताता है कि यदि एक मेटेलिक वायर है और उसके एंड पर वोल्टेज V है तो उससे प्रोड्यूस हो रही एक करंट जो कि I है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ये जो वोल्टेज है इसी के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये लॉ फेल कर जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर वोल्टेज हम मान लेते हैं फिलहाल में 10 है और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं इसका 5 है, 5 ओम, तो करंट कितना फ्लो होगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाओगे ये 1/R हो जाता है और ये V हो जाता है, यानी I = V/R। तो आप देख सकते हो कि I बराबर V हमारा 10 है, R हमारा 5 यानी 2 एम्पियर करंट आएगी। तो वोल्टेज हमारा जो है यानी करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, अगर वोल्टेज को 10 से 20 करते हो अगर आप, तो जो करंट है वो आपका देखिए 4 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही 30 करोगे तो 6 एम्पियर, यानी जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ये लॉ किसने दिया था, ओम्स ने। ये ओम्स लॉ है जो कि इनके बीच एक रिलेशनशिप बना रहा है, लेकिन कंडीशन इतना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आगे है कि सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन। सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट्स। तो फंगस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, प्लांट्स में तो पाया ही जाता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। आगे है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी का जो चेंज है यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपने देखा होगा कि V = U + AT कैसे बना है, यही तो है। अगर आप फाइनल में से इनिशियल को घटा दो तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया वेलोसिटी का, अपॉन T = A ही तो आ रहा है, यानी ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये हम लोग देख भी चुके हैं पीछे एक न्यूमेरिकल में। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इनको हम परमानेंट बोलते हैं। जबकि जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं उनमें सेल डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है। तो जितने भी जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है
वो परमानेंट होते हैं। हालांकि इनमें भी आपके कुछ सिंपल परमानेंट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं, यानी सरल और जटिल। तो इनमें से जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। लेकिन जो मेरिस्टेम है ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी विभज्योतक ऊतक होते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये परमानेंट नहीं है। आगे है कि अ बॉय weighing 50 kg climbs 45 steps in 9 seconds. If the length of each step is 15 centimeter, find the power. अब देखिए 50 kg के भार का एक लड़का है, ठीक है, यानी हमको मास गिवन है इसका 50 kg, और 45 चरणों की एक सीढ़ी है, ऐसे करके एक सीढ़ी है, ठीक है, और ये 45 स्टेप्स हैं, और इसको ये 9 सेकंड में चढ़ जाता है, ठीक है। इसको चढ़ने में 9 सेकंड का टाइम लगता है। यदि प्रत्येक जो चरण है उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ये 15 सेंटीमीटर सबकी ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसकी शक्ति का पता लगाना है हमको, पावर कितना वो यूज कर रहा है चढ़ने में। अब देखिए हमको एनर्जी का पता आसानी से लग सकता है, कैसे, क्योंकि ऊंचाई पर जा रहा है। मैंने बार बार बोला है जब भी ऊंचाई का नाम है तो आप समझ जाया करो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपकी खर्च हो रही है, mgh। m आपको पता है 50 kg, g आपको गिवन है 10, h आपको पता चल जाएगा क्योंकि हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है। टोटल आपके 45 स्टेप्स हैं, 45 चरण हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सिंपली अगर इसमें आप 10⁻⁻² का कर देते हो तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी आप निकाल लो, 50 kg, 10 एक्सेलरेशन, और हाइट आपका हो गया 15 × 45, और ये 10⁻², अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और अपॉन का मतलब यहाँ पर अगर आपको पावर चाहिए तो एनर्जी अपन टाइम हो जाता है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी हमारा क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा एनर्जी अपन टाइम हो जाएगा, तो इसके अपन टाइम कर देंगे तो यही तो हमारा पावर होगा। और टाइम आपको गिवन है 9 सेकेंड, तो 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75, और 50 × 500, 500 × 75 × 10⁻², ये 10⁻², इन दो जीरो को खा जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37 वाट, तो 375 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि an electric washing machine of 750 watt is used for 4 hours a day. The energy consumed by the machine in a day will be, तो ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड वॉशिंग मशीन आप यूज कर रहे हो, 750 वाट वो खर्चा करा रहा है 4 घंटे में। आपको बताना है कि कितना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना आपकी बिजली बिल पे ये इफेक्ट डाल रहा है। एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है, अगर हम कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो यूनिट में होता है किलोवाट आवर। अब किलोवाट ये वाट में है तो किलोवाट में आप बदल दो, 0.75 हो जाएगा, और घंटे को घंटे में ही रहने दो, 4 हो जाएगा। और जब आप इसका गुणा करोगे तो 7 × 5 = 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 × 30, यानी 0.2 स्थान पर। तो ओवरऑल ये आपका 3 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलोवाट आवर हम लोग निकालते हैं एनर्जी को जब हमको बिजली का बिल निकालना होता है, तो 3 यूनिट खर्च कर रहे हो आप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। वही देखिए क्वेश्चन है, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये भी उल्टा ही पूछा गया था। यहाँ पर हमारा हिबिस्कस, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये तीनों के तीनों बाइसेक्सुअल हैं, जबकि जो पपाया है ये यूनिसेक्सुअल है, और आंसर आपको डी दे दिया गया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर ABC तीनों होना चाहिए था। आई थिंक ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन रहे होंगे, लेकिन आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन बाइसेक्सुअल है, ठीक है। आगे है कि बॉडी A whose mass is 2 kg and body B whose mass is 3 kg are moving towards each other with velocity of 4 m/s and 2 m/s respectively. At the time of collision with each other there will be an elastic collision. तो एक आपका होता है इलास्टिक कोलिजन, एक आपका होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप इन दोनों में फर्क ये समझिए कि अगर कोलिजन होने के बाद मोमेंटम कंजर्व होता है, ये तो कंफर्म है कि चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, और ये इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी अगर कंजर्व रहे, ठीक है, ये कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन, और वहीं पर इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है, ये कंजर्व नहीं होती है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, यहाँ पर कुछ डाटा ऐसा दिया ही नहीं गया कि हम क्या बताएं इसमें कि ये क्या होता है इनके साथ, ए और बी के साथ। आगे का कुछ दिया होना चाहिए था कि ए और बी के साथ फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ,
लेकिन बोर्ड वालों ने इसका आंसर दिया था इन दी अपोजिट डायरेक्शन। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगर ये सही भी है तो क्यों सही है, हो सके तो आप इसको कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव इन कॉमन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या चीज़ कॉमन है? पहली बात तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं, तो ये एल्कली सॉइल या एल्कली अर्थ है, तो ये आपका गलत है। बाकी इनर्ट तो ये है नहीं और ये ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सिंपली करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ना, ये आपको समय के साथ साथ जैसे आप 14 साल के 15 साल के होने लगते हो तो ये आपके अंदर आने लगता है। ये हार्मोन सिक्रेट होने लगता है आपके बॉडी के अंदर, जिससे कि आपकी मूछें आने लगती हैं, आपकी आवाज़ भारी होने लगती है, या आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, आपके शोल्डर्स वगैरह थोड़ा बढ़ने लगते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा, कहाँ से ये होता है? तो टेस्टिस से। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका जो रेट है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी हमने देखा था, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ये आपको पता होगा, याद रखना भी चाहिए। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वेलोसिटी हो या फिर फोर्स हो या फिर एक्सेलरेशन हो या फिर चाल, ठीक है, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर है स्पीड, ऐसे आप कर सकते हो। स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में इतना अंतर है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो मैं यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 273 ऐड करता हूँ, या एग्जैक्टली आप बात करो तो 273.15 अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है सिंपली 273.15 केल्विन, जो कि आंसर में है, बट हमको तो एप्रोप्रिएट चूज करना है क्योंकि आप फ़ारेनहाइट में है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आपको कुछ इस तरीके से फार्मूला यूज़ करना होता है, 9.5 इंटू जो भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो प्लस 32। तो यहाँ पर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड हमारा 0 है, तो 0 हो जाएगा, और प्लस 32, ये ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये आप जरूर नोट करिएगा। और केल्विन में चेंज करने के लिए सिंपली डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड कर दो, राइट। आगे है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर कार्बन बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, इनके अंदर जो कार्बन बॉन्ड बनते हैं उनके लेंथ के अकॉर्डिंग हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि किसका लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बने, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बने, तो लेंथ वाइज जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम लेंथ होती है। तो आपको मैंने बताया था एक बार कि जो इथेन होता है, यानी CnH2n+2 फार्मूला होता है, जैसे n की वैल्यू 2 रखोगे तो आप C2H6 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आपका इथीन होता है CnH2n, n की वैल्यू 2 रखने पर C2H4 हो जाएगा। फिर आपका CnH2n-2 इथाइन होता है, जो कि C2H2 बन जाएगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख लो, सबसे छोटे से बड़े हमको जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा इथाइन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इथाइन हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इथीन होगा, फिर इथेन होगा, राइट। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायरार्की ऑफ एनिमल क्लास। तो एनिमल क्लास को यहाँ पर हमको एक क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पेसीज बनता है, यानी कि प्रजातियां बनती हैं, फिर जीनस यानी कि वंश बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका फैमिली यानी कि कुल बनता है, कुल। उसके बाद ऑर्डर यानी कि गण बनता है, फिर क्लास यानी कि वर्ग बनता है, फिर फाइलम यानी कि संघ बनता है, फिर किंगडम यानी कि जगत बनता है। तो हिंदी इंग्लिश जैसे भी याद रखना याद रखिए, लेकिन इसको ट्रिक वाइज आप याद कर लीजिए, चाहे ऊपर से या नीचे से, KPCOFG और S जैसे भी बना करके याद करना, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए फाइलम यहाँ पर, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, राइट। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन। तो कैटायन में से कौन सा है? तो कार्बोनेट जो होता है वो हमारा सिंपली CO3 पे 2- होता है, ठीक है, 2-। और नाइट्रेट जो होता है वो NO3 पे 1-।
अमोनियम, अमोनिया तो NH3+, लेकिन अमोनियम NH4 प्लस, और सल्फेट जो होता है उस पर SO4 पे 2- होता है। तो एक ही हमारा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है NH4+, तो यही हमारा क्या है, इनमें से कैटायन है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, बाकी सब एनोयन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए बहुत ही पहला लेक्चर और पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने बताया था कॉपर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसमें वाटर के। तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट कहते हैं, 5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो इसी को कहते हैं नीला थोथा। दोनों ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नीला थोथा का केमिकल फार्मूला लिखिए, या ब्लू विट्रियोल का केमिकल फार्मूला CuSO4.5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल। इफ अ 50 watt bulb consume 1000 जूल ऑफ एनर्जी देन टाइम टेकन बाय द बल्ब इज। तो इससे इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। 1000 जूल जब एनर्जी दे ही दिया है तो पावर हमको दे ही दिया है, टाइम चाहिए, पावर कितना दिया है 50 वाट। अब देखिए जब जूल में हो एनर्जी तो पावर जो होता है वो वाट में होता है और टाइम सेकंड में होता है। तो वाट में गिवन है, टाइम सेकंड में हमको निकालना है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 20 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये तो बिना पेन पेपर वाला सोल्यूशन था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है कि विच आर द 3 बोन्स इनसाइड द ईयर दैट एम्पलीफाई साउंड। इनमें से कौन से 3 बोन्स हैं जो साउंड को बढ़ाते हैं, तेज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। अभी हमने जो एम्पलीफिकेशन देखा था, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया था, बोर्ड ने जो लिखा था, एग्जाम में जो आया था, मैं इसको बस मॉडिफाई किया हूँ थोड़ा सा। तो देखिए हमारे मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टिरअप या स्टेपी जिसे कहते हैं। ये जो तीनों हड्डियां होती हैं ये साउंड को क्या करती हैं, एम्पलीफाई करने का काम करती हैं। और स्टिरअप यानी कि स्टेपीज जो हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि हैमर, एनविल और स्टिरअप ये 3 हड्डियां जो होती हैं हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती हैं और यही एम्पलीफाई करते हैं साउंड को। आगे है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। Na2CO3.10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Among the elements given below, dash is the smallest in size। अब इनमें से कौन सबसे छोटा है साइज में। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों एक ही पीरियड में आते हैं। कौन से, थर्ड पीरियड में। 11, 12 और 13 इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब बताइए कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले, क्योंकि ये जल्दी छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ने में इसको मेहनत लग रहा है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर दे रहा है। तो जो ज़्यादा फोर्सली अट्रैक्टेड होता है इस न्यूक्लियस से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा इसको खींचेगा, तो उतना ज़्यादा इसका साइज श्रिंक होगा, पतला होगा, उतना ज़्यादा ये छोटा होगा। इस वजह से जो एल्युमिनियम 3+ है वो साइज में छोटा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या एक चीज़ आप और याद रखो कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज, ठीक है, पीरियड के अक्रॉस लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। ये याद रहेगा आपको, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डाइकोलिडन्स, ठीक है, डाइकोलिडन्स प्लांट्स। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपके डाइकोटिलिडन्स होते हैं और एक आपके मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, द्विबीजपत्री जिनको कहते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। एक तो देखिए ये जो इनकी पत्तियां होती हैं वो जालीदार होती हैं, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके की होती हैं। ये पत्तियां ऐसे ऐसे तो आपने देखा ही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इस तरीके के जालीनुमा, जालीदार ऐसे कुछ बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनके जो जड़ होते हैं वो रेशेदार नहीं होते हैं, इनके जड़ मुख्य जड़ होते हैं, ठीक है, यानी मुसला जड़ें होती हैं इनमें। जैसे एक रेशेदार जड़ें होती हैं ना, कि एक जड़ में ऐसे और रेशे निकले हैं, फिर और रेशे निकले हैं, फिर और रेशे निकले हैं, तो रेशेदार नहीं होती हैं इनकी जड़ें। जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, द्विबीजपत्री, और इनके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से पत्ते होते हैं जालीदार, ठीक है। और इनकी जड़ें उतने रेशेदार नहीं होती हैं जितना कि ये आपके मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, 1 बीजपत्री, और 1 बीजपत्री में केवल 1 ही बीजपत्र पाया जाता है। तो हमसे तो डाइकोटिलिडन्स पूछा है, द्विबीजपत्री, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी जालीदार। और देखिए जो कोटिलिडन्स होता है, मोनोकोटिलिडन्स, 1 बीजपत्री, उनके जो पत्ते होते हैं वो जालीदार नहीं होते हैं, वो लंबे इस तरीके से होते हैं, ठीक है, यानी पत्तियों में समानांतर होता है, जैसे मतलब ऊपर वैसे ही नीचे यहाँ पर, ठीक है। जैसे गेहूं का पत्ता होता है, तो इसके एग्जांपल्स हैं गेहूं, मक्का, बांस, केला, इनके पत्तियां आप देखे होंगे कितने लंबे लंबे होते हैं ना, समानांतर होते हैं। बाकी इनके जालीदार होती हैं पत्तियां जो डाइकोटिलिडन्स हैं। तो यहाँ पर
रेसेदार जड़ नहीं होता, यही हमारा नहीं मैच हो रहा है, तो यही तो हमसे पूछा था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखिए इक्वेशन हमको लिखना है मोशन का, पहला जो होता है वो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपको पता है। दूसरा जो हमारा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारा हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो जो सेकेंड इक्वेशन है मोशन का वो क्या बता रहा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, कैसे फाइंड करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इंपोर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये तो बिना पेन पेपर उठाए वाला सोल्यूशन है, 1/2 m, m हमारा 20 kg है और वेलोसिटी 5 दो बार हो जाएगा, 10 × 50 × 250, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, व्हाट हैपेंस टू हाइड्रोजन इन दिस प्रोसेस। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड यानी CuO को इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर इसको हीट किया जा रहा है तो इससे क्या बनता है, कॉपर मेटल और वाटर, यानी कॉपर बन रहा है साथ ही साथ वाटर बन रहा है। तो पूछ रहा है इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, क्या इसके साथ विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, या रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन हो रहा है, या दोनों हो रहा है। तो देखिए एक चीज आप जानिए पहले, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और यहाँ पर मैं रिडक्शन को अगर मैं बताऊं आपको सिंपली, तो 2-3 चीजें हैं। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जा रहा है, ठीक है, ऐड हो जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं गेन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन के साथ ठीक उल्टा होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन ये हमारा रिडक्शन होता है। और जो मेन चीज़ है जिससे आप अदर चीज़ों का पता लगा सकते हो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना दिए हो, तो ये होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। इवन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, अकेले रहता तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर आकर के इसके ऊपर 2+ चार्ज हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। और देखिए कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब बेचारा अकेले हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, यानी इसके साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, 275 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि अब इंसान ही है, कई जगह गलतियां हो सकती है, मुझसे भी हो सकता है काफ़ी सारी गलतियां हुई हों, तो आप लोग जरूर बताया करो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत मैंने बता दिया हो तो कमेंट करके, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।